आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए जायसीकृत पद्मावत के मानसरोवर खंड के एक पद्यांश की व्याख्या लेकर आए हैं। जायसी भक्ति काल के कवि हैं और निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत प्रेमाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवियों में आपकी गणना की जाती है। जायसी का पद्मावत एक प्रेमाख्यानक है। इसमें आपने राजा रत्नसेन और पद्मावती के प्रेम का चित्रण किया है और लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति की है। तो आइए देखते हैं मानसरोवर खंड के 5वें पद्यांश की व्याख्या। पद्यांश इस प्रकार है। धरी तीर सब कंचुक सारी, सरवर में पैठी सब बारी, पाई नीर जानो सब बेली, हुलसी करहि काम के केली, करिल केस बिसहर बिस भरे, लहरें लेहि कमल मुख धरे, नवल वसंत सवारी करी, हुई प्रगट जानहु रस भरी, उठी कोप जस दारिव दाखा, भई उनंत प्रेम के शाखा, सरिवर नहीं समाई संसारा, चांद नहाई पैठ लिए तारा, धनिसो नीर ससी तरई उई, अब कित दीठ कमल और कोई, चकई बिछुरी पुकारे, कहाँ मिलो हो नाह, एक चांद निसी सरग मह, दिन दूसर जलमाह। मानसरोवर खंड में इससे पहले के पद्यांशों में हमने देखा कि एक दिन पूर्णिमा तिथि पर पद्मावती ने अपनी सारी सखियों को बुलाया और वे सब स्नान करने के लिए मानसरोवर पर जाती हैं और पद्मावती तथा उनकी सारी सखियां जब मानसरोवर पर पहुंच जाती हैं और मानसरोवर में स्नान करने के लिए प्रवेश करती हैं तो उस समय का चित्रण करते हुए जायसी कहते हैं कि धरी तीर सब कंचुक सारी, सरवर में पैठी सब बारी। जब पद्मावती और उसकी सखियां मानसरोवर के तट पर पहुंच जाती हैं तो वो स्नान करने के लिए धरी तीर, धरी का मतलब होता है रख दिया उन्होंने, तीर का मतलब किनारे, और कंचुकी अर्थात अपनी चोली, साड़ी का मतलब साड़ी। तो वे सब स्नान करने के लिए जब सरोवर में उतरती हैं उससे पहले अपनी चोली यानी कंचुकी अर्थात चोली और अपनी साड़ी सरोवर के किनारे पर रख देती हैं और उसके बाद सरोवर में बैठी सब बारी, और उसके बाद वे सारी बारी, बारी का मतलब है बालाएं, युवतियां, ये सारी बालाएं या युवतियां जो सखियां थी पद्मावती की, सरोवर में बैठी, बैठी का मतलब होता है प्रविष्ट हो जाती हैं या प्रवेश कर जाती हैं, घुस जाती हैं, वे सब सरोवर में स्नान करने के लिए प्रवेश कर जाती हैं। तो इस तरह से पद्मावती और उसकी जो सखियां हैं वो सरोवर के किनारे पहुंचती हैं और वहां अपनी कंचुकी और साड़ी रख देती हैं और सरोवर के जल में प्रविष्ट कर जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं। पाई नीर जानो सब बेली, फुल सही करही काम के केली। अब क्या करते हैं, कहते हैं जायसी कि पाई नीर जानो सब बेली, यानी जिस तरह से बेली, बेली का मतलब होता है बेल या लता, जिस तरह से लता नीर को पा करके यानी जल को पा करके, कोई लता, कोई पौधा, या यहाँ पर लता की बात कर रहे हैं जायसी कि जिस प्रकार से लता या बेल को जल मिल जाता है तो वो उल्लसित हो उठती है, यानी हरी भरी हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, मतलब हरी भरी हो जाती है। उसी प्रकार से वे सखियां सरोवर के जल को पाकर के बहुत ही उल्लसित हो रही हैं, यानी उल्लसित हो रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं और करही काम के केली, और जल में प्रवेश करके वो काम के केली मतलब अपनी इच्छा अनुसार केली कर रही हैं। केली मतलब क्रीड़ा, यानी जल क्रीड़ा करने लगती हैं। तो वे सारी सखियां उसी तरीके से सरोवर के जल में प्रवेश करके प्रसन्न हो रही हैं, जैसे किसी लता को जल मिल जाए तो वो हरी भरी हो जाती है। इसी प्रकार वे सखियां सरोवर के जल में प्रवेश करके प्रसन्न हो रही हैं और तरह तरह की जल क्रीड़ाएं कर रही हैं। करिल केस बिसहर बिस भरे, लहरें लेहि कमल मुख धरे। अब इस पंक्ति में जायसी कहते हैं कि करिल केस बिसहर बिस भरे, उनके जो करिल केस, केस का मतलब होता है केश,
तो उनके जो केश हैं, बाल हैं, वो कैसे हैं? करिल हैं, मतलब काले-काले उनके लंबे केश किस तरीके के प्रतीत हो रहे हैं कि विषहर विष भरे यानी विषैले विषधर साँपों की तरह से प्रतीत हो रहे हैं। उनके काले लंबे केश विषैले सर्पों की तरह से प्रतीत हो रहे हैं, जो पानी में तैर रहे हैं, क्योंकि वो सब सखियाँ जल में प्रवेश कर गई हैं, तो इसलिए उनके जो बाल हैं लंबे काले, वो पानी के ऊपर तैर रहे हैं। लहरें लेहि कमल मुख धरे, और लहरें लेहि मतलब वो लहरा रहे हैं, पानी के ऊपर वो तैर रहे हैं यानी लहरा रहे हैं, तथा कमल मुख धरे। और चूँकि जो सखियाँ हैं पद्मावती की, वो उनका मुख कमल के सदृश है और मुख के चारों ओर बाल फैले हुए हैं, जो कि पानी में लहरा रहे हैं, तैर रहे हैं। तो कभी कल्पना करते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे काले विषधर या विषैले नाग जो हैं, वो अपने मुख में कमल को लेकर के लहरा रहे हों, और इसीलिए वो अन्यत्र नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कमल को मुख में ले रखा है, तो वहीं पर वो लहरें ले रहे हैं पानी के ऊपर। तो उनका जो मुख है सखियों का, वो कमल के सदृश माना है कवि ने, और उनके जो केश हैं वो काले विषैले सर्पों की तरह से वो कह रहे हैं। तो जल में लहराते हुए उनके काले केश ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि जैसे वो अपने मुख में कमल को लेकर के तैर रहे हों या लहरा रहे हों। नवल वसंत सवारी करी, हुई प्रगट जानहु रस भरी। फिर आगे कहते हैं जायसी कि नवल बसंत सवारी करी, मतलब वो सारी सखियां ऐसी प्रतीत हो रही हैं कि जैसे नवल बसंत सवारी करी, जैसे नया बसंत आ गया हो, बसंत अभी अभी आया हो, नया बसंत आ गया हो, और बसंत ने सवारी करी। करी का मतलब है कलियां, कली, तो कलियों को संवार दिया हो, यानी बसंत में नवीन कलियां आ गई हो, और हुई प्रगट जानहु रस भरी, और किस तरह से प्रकट हो रही हैं? जैसे रस से भरी हुई हो। तो नवल बसंत सवारी करी, हुई प्रगट जानहु रस भरी, यानी पद्मावती की सारी सखियां ऐसे प्रतीत हो रही हैं कि जैसे बसंत ने नई नई कलियों का श्रृंगार किया है, नई नई कलियां को संवार दिया है, और वो रस से परिपूर्ण होकर के प्रकट हो रही हो, ऐसी प्रतीत होती हैं। उठी कोप जस दारिव दाखा, भई अनंत प्रेम के शाखा। अब इसमें कहते हैं जैसे कि उठी कोप जस दारिव दाखा, वो जो सखियां हैं और पद्मावती हैं, उनमें नव यौवन प्रकट हो रहा है, तो उसको जायसी कहते हैं कि जैसे दारिव और दाखा, दारिव यानी दाड़िम अर्थात अनार, और दाखा यानी द्राक्षा अर्थात अंगूर। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अनार और अंगूर में नव कोपल निकल आई हो। उठी कोप, कोप का मतलब होता है कोपल, नए पत्ते, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे नई कोपलें निकल आई हो। उसी तरीके से उन सब सखियों में, उन सब बालाओं में नवयौवन प्रकट हो रहा है, और भई अनंत प्रेम के शाखा, और उनके मन में प्रेम की शाखाएं विकसित हो रही हैं, यानी प्रेम की भावना प्रस्फुटित हो रही है, उत्पन्न हो रही है, और नवयौवन प्रकट हो रहा है। सरवर नहीं समाई संसारा, चांद नहाई पैठ लिए तारा। जब पद्मावती और उसकी सखियां सरोवर में स्नान कर रही हैं, तो सरोवर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है अपने आप को, और बहुत ही प्रसन्न हो रहा है, प्रसन्नता से भर गया है। तो उसी को जायसी कहते हैं कि सरिवर नहीं समाई संसारा, यानी सरोवर में संसार समा नहीं रहा है, यानी सरोवर को जैसे किसी व्यक्ति को अनायास ही बहुत बड़ी खुशी मिल जाए तो उसको वो संभालना कठिन लगता है, उसी प्रकार से सरोवर को भी अपनी खुशी को संभालना कठिन हो रहा है। उसके मन में बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है। तो क्यों प्रसन्नता हो रही है? क्योंकि चांद नहाई पैठ लिए तारा, इसलिए उसके मन में असीम प्रसन्नता का भाव उमड़ रहा है। उसे प्रसन्नता हो रही है क्योंकि आज उसके जल में चांद स्वयं तारों के समूह को लेकर के प्रकट हो गया है और स्नान करने के लिए जल में उतर आया है। इसलिए सरोवर की प्रसन्नता उससे संभाले नहीं संभल रही है, और उसके मन में असीम प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि चांद स्वयं तारों रूपी सखियों को लेकर के जल में उतर आया है स्नान करने के लिए। धनी सो नीर ससी तरई उई, अब कित दीठ कमल और कोई। धनी सो नीर ससी तरई उई, जैसे कहते हैं कि वो जल
धन्य है, धनी का मतलब धन्य, धनी सो नीर, यानी वो जल धन्य है जिसमें शशि और तरई उई, उई का मतलब उदित हो गए हो, उगाए हो मतलब उदित हो गए हो। क्या चीजें? शशि और तरई, शशि मतलब चंद्रमा और तरई का मतलब तारे। तो कहते हैं जैसे कि वो सरोवर का जल धन्य है जिसमें चांद और तारे प्रकट हो गए हो या चांद और तारे उदित हो गए हो, और यही कारण है कि अब कित दीठ कमल और कुई, तो अब सरोवर के जल में कमल और कुमुदनी, कमल का मतलब कमल और कुई का मतलब कुमुदनी, कुमुदनी रात में खिलती है और कमल भोर में खिलता है। तो कह रहे हैं कि अब सरोवर के जल में कमल और कुमुदनी दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? इसलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सरोवर के जल में स्वयं चंद्रमा और तारे प्रकट हो गए हैं, तारे उतर आए हैं, और उनके सौंदर्य के आगे कमल और कुमुदनी का सौंदर्य फीका पड़ गया है। इसीलिए वो लज्जित होकर के जैसे मानो छिप गए हो, इसीलिए वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पद्मावती की सखियां तारों के समान है और पद्मावती स्वयं चांद के समान है, तो उनके सौंदर्य के आगे कमल और कुमुदनी का सौंदर्य फीका पड़ गया है, भाव ये है। और दोहे में जायसी कहते हैं कि चकई बिछुरी पुकारे, कहाँ मिलो हो नाह, एक चांद निसी सरग में दिन दूसर जलमाह। अब इस केली क्रीड़ा के बाद, जल क्रीड़ा के बाद जायसी कहते हैं चकवा और चकवी के बारे में कि चकई बिछुरी पुकारे, कहाँ मिलो हो नाह। चकई मतलब चकवी, चकवा और चकवी पक्षियों के बारे में कहा जाता है कि ये दिन में बिछड़ जाते हैं, रात में बिछड़ जाते हैं और दिन में मिल जाते हैं। तो अब चकवी कहती है कि हे नाथ, हे स्वामी, कहाँ मिलो हो नाह। नाह का मतलब स्वामी, कि हे नाथ, अब मैं आपसे कैसे मिल पाऊंगी, क्योंकि एक चांद निसी सरग में है, दिन दूसर जलमा। क्योंकि एक चांद तो रात में आकाश में निकलता था, तब हम बिछड़ जाते थे, और अब दिन दूसरा जलमहा, और अब दिन में दूसरा जल में निकल आया है। तो इसलिए अब हे स्वामी, हे प्रिय, मैं आपसे न दिन में मिल पाऊंगी न रात में मिल पाऊंगी। तो कवि की कल्पना है कि पद्मावती चांद के समान है, और इसलिए चकवी को ये चिंता हो जाती है कि वो अब न रात में मिल पाएगी अपने प्रिय से न दिन में। जो रात में तो बिछड़ ही जाती थी, क्योंकि चांद आकाश में निकलता था तो वो बिछड़ जाते थे, लेकिन दिन में मिल जाते थे। लेकिन अब दिन में भी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि एक चांद जल में निकल आया है। तो इस तरह से इस पद्यांश में जायसी ने पद्मावती और उनकी सखियों के सरोवर में जल स्नान करने की क्रीड़ाओं का चित्रण किया है। भाषा अवधी है, पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। अलंकारों में उत्प्रेक्षा, उपमा और रूपक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।